हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टेबल पर डिनर पहले से ही सजा हुआ था। हर एक डिटेल इतनी खूबसूरती से सेट थी जैसे किसी परियों की कहानी की शाम हो। फूल, लाइट, कटलरी और वाइन ग्लासेस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। ये सब रोहित की प्लानिंग का ही हिस्सा था। उसने अपने पुराने दोस्त चिराग मेहता से हर एक चीज का इंतजाम करवाया था। हर छोटी बड़ी चीज, वो चाहे टिश्यू तक ही क्यों ना हो, चिराग ने उसी जगह पर पहले से अरेंज करवा दी थी। अब जब सब कुछ सेट था तब रोहित धीरे से उस टेबल की साइड में रखा एक छोटा सा बॉक्स उठाता है। वो बॉक्स बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे उसके अंदर कोई बहुत ही खास चीज रखी हो। रोहित ने वो बॉक्स अनिका के सामने लाकर रख दिया। अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। वो थोड़ी चौंकी और धीरे से बोली, मिस्टर मारवा, ये क्या है? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिका, तुम खुद खोल के देखो। इसमें वो है जो तुमने कभी बहुत प्यार से चाहा था, लेकिन शायद वक्त की धूल में उसे भूल गई थी। अनिका ने कांपते हाथों से वो बॉक्स खोला और जैसे ही उसका ढक्कन हटा, उसके भीतर से एक पुरानी डायरी निकली। वही डायरी जिसे अनिका ने गुलेरिया हाउस में उस वक्त लिखा था जब वो अकेली थी, जब वो मनाली में रहती थी। उस समय उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब वो पूरी तरह से खो सी गई थी। उस अंधेरे दौर में उसने अपने गले में एक खास चेन पहना हुआ था जिस पर एक दिल के आकार का लॉकेट चढ़ा था जो चमकदार डायमंड से बना था। उस लॉकेट के अंदर छुपा था एक खास राज। जब भी वो उसे खोलती तो उसमें अनिका और रोहित की शादी की एक प्यारी सी तस्वीर नजर आती। उस तस्वीर को देखकर अनिका की आंखों में अचानक से फिर से आंसू भर आए। उसके दिल की हर एक धड़कन उस लॉकेट और उस तस्वीर से जुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे हकीकत को समझते हुए हैरानी से बोली, मिस्टर मारवा, ये आपको ये सब कहाँ से मिला? रोहित ने अनिका की आंखों में बहते आंसू देखे तो वो झट से पीछे से आकर उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज में गहरी नरमाहट थी। तुम्हारी हर छोटी छोटी बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है अनिका। फिर रोहित ने धीरे धीरे याद दिलाया, तुम्हें याद है जब हम मनाली गए थे और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी? उस दर्दनाक वक्त में जब हम पुराने खंडहर हो चुके उस गुलेरिया हाउस में गए थे तो मुझे तुम्हारी अलमारी में ये डायरी मिली थी। मैंने उसे संभाल कर रखा था ये सोचकर कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तब तुम्हें इसे दूंगा। अनिका के दिल में उस डायरी को लेकर गहरा अक्स था, क्योंकि उस डायरी में उसकी माँ की यादें और उससे जुड़े अनगिनत एहसास लिखे थे। बचपन से लेकर जवानी तक अनिका ने अपनी माँ के लिए हर एक पल को, हर एक लम्हे को उस डायरी में समेटा था। वो उस डायरी को देखते ही अपने अंदर छुपे सारे जज्बातों से भर जाती। रोहित ने उसे धीरे से समझाया, मैं जानता हूँ अनिका, तुम्हारे लिए ये डायरी कितनी प्रीशियस है, इसलिए मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था और आज का डिनर भी इसीलिए प्लान किया है ताकि मैं तुम्हें ये सरप्राइज दे सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों में वो चमक वापस लौट आए जिसे मैं हमेशा देखना चाहता हूं। तभी रोहित ने अनिका का हाथ थामा। उनके चारों ओर हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। रोहित ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अनिका को डांस करने के लिए इन्वाइट किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनिका ने भी बिना हिचक अपने हाथ को उसके हाथ में रख दिया। अचानक आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी छूटने लगी। उन चमकदार रोशनी की रोशनी में अनिका ने खुशी से हंसना शुरू कर दिया। रोहित भी उसके साथ कपल्स की तरह डांस करने लगा। उनके कदम एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक हो रहे थे और वो पल दोनों के लिए बेहद खास बन गया था। जैसे ही रोहित ने आसमान की ओर इशारा किया, अनिका ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और उसकी नजरों का पीछा करते हुए ऊपर आसमान की ओर देखा। रात के उस सुनहरे और जादुई पल में जब चारों ओर आतिशबाजियां छूट रही थीं, तभी एक खास रोशनी ने उनका ध्यान खींचा। उन स्पार्किंग लाइट्स ने आसमान में 2 दिल बनाए गए थे, 2 बड़े बड़े दिल जो रोशनी से जगमगा रहे थे। वो दिल ऐसे लग रहे थे मानो खुद आसमान भी आज उनकी मोहब्बत को सलाम कर रहा हो। अनिका की आंखें खुशी और हैरानी से भर गईं। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो किसी शब्द में बयां नहीं की जा सकती। वो हल्की सी मुस्कुराई। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं, सच्चे प्यार और कृतज्ञता के थे। अनिका ने एक पल रोहित की ओर देखा, फिर आसमान की ओर, मानो वो पल ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद जब आतिशबाजियां खत्म हुईं और हवा में गुलाबों की भी खुशबू फैली हुई थी, तब अनिका ने रोहित का हाथ थामते हुए कहा, मिस्टर मारवा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह बहुत सुनसान है और रात भी गहराती जा रही है। बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारा वेट कर रहे होंगे। रोहित उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए थोड़ी देर मुस्कुराया और फिर हल्के स्वर में बोला, नहीं अनिका, अभी नहीं। आज की रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं। ये सुनते ही अनिका चौंक गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। मिस्टर मारवा, ये आप क्या कह रहे हो? रात को इस सुनसान जगह पर रुकना? क्या आप सीरियस हो? तभी रोहित ने आंखों से एक इशारा किया और बिना कुछ बोले बस अपनी नजरों से उसे किसी और देखने का संकेत दिया। अनिका ने जैसे ही उसकी आंखों का पीछा करते हुए उस दिशा में देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई,
मानो कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उम्मीद तक न थी। रोहित ने अनिका का हाथ धीरे से थामा और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ उस दिशा में ले गया। उनकी चाल धीमी थी, हवा में गुलाबों की खुशबू, जमीन पर स्कैटर्ड पेटल्स और आसमान में चांद की हल्की चांदनी सब मिलकर एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर बना रहे थे। कुछ ही कदम चलने के बाद रोहित रुक गया। अनिका भी वहीं ठिठक गई और उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसके सामने एक शानदार लग्जरी बेल टेंट हाउस खड़ा था, बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह। उसकी बाहरी सजावट इतनी ग्रेसफुल थी कि एक पल को वो यकीन नहीं कर पाई कि ये सब सच है। पूरे टेंट को हल्की गोल्डन लाइट से सजाया गया था। उसके चारों ओर गुलाबी गुलाबों की लड़ियां बेहद खूबसूरती से लपेटी गई थीं और एंट्रेंस तक की राह पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं। जैसे ही अनिका की नज़र उस लग्जरी टेंट पर पड़ी, उसकी आंखें उस नज़ारे से हट नहीं रही थीं। उसे टेंट के एंट्रेंस पर लाल गुलाबों की पंखुड़ियों से वेलकम अनिका लिखा हुआ था। वो पंखुड़ियां जमीन पर बिछी हुई थीं, जो सीधी उस आलीशान बिस्तर की ओर जाती थीं, जिस पर गुलाबी और सुनहरे रंग की सजावट थी। चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी थी और हवा में धीमी रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की धुन गूंज रही थी। लेकिन इस ड्रीमिस्ट सेटअप से अपनी नज़र हटाकर अनिका ने खुद को रोहित की आंखों में देखा और थोड़ा सकुचाते हुए पूछा, रोहित, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए? रोहित ने बिना कुछ कहे सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई और उसका वो छोटा सा इशारा बहुत कुछ कह गया। हाँ अनिका, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके बाद रोहित ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से अनिका की कमर को थाम लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अब वो अनिका के एकदम पीछे खड़ा था और उसकी गर्म सांसें अनिका की गर्दन को छू रही थीं। अपने बाजुओं का घेरा बनाते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे इस दुनिया की हर बुरी चीज से दूर रखना चाहता हो। फिर अपनी भारी लेकिन नशीली आवाज में उसने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए पूछा, तो अब क्या कहती हो अनिका? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि हमें कोई देख सकता है? रोहित की इस बात ने अनिका के शरीर में एक हल्की सी झंझनाहट दौड़ा दी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसे याद आया कि कुछ ही देर पहले उसने रोहित को थोड़ा दूर हटाया था, बस एक असहजता की वजह से। लेकिन अब इस माहौल, इस एहसास और रोहित के इस प्यार भरे अंदाज ने उसके मन की हर हिचक को धीरे धीरे पिघला दिया। उसने अपनी आंखें झुका ली, उसकी पलकें बोझिल हो गई थीं शर्म और संकोच से। लेकिन रोहित ने कोई और मौका नहीं छोड़ा। उसने अचानक से अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कोई दुल्हन को उठाता है, और सीधे उसे उस सजाए हुए टेंट के अंदर ले गया। टेंट के अंदर का नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत था। दीवारों पर झूलती सॉफ्ट लाइट्स, गुलाबों की खुशबू और वो बिस्तर जो किसी रॉयल पैलेस की तरह सजाया गया था, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। रोहित ने अनिका को धीरे से उस बेड पर लिटा दिया, उसकी आंखों में देखकर एक हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, अब तुम मेरी हो पूरी तरह से। फिर वो भी बेड पर आकर अनिका के पास लेट गया। उसने धीरे से अपने होठों को अनिका के कंधे पर रखा और एक गहरा चुंबन लिया। अनिका की सांसें अनियंत्रित हो गईं, उसके शरीर में एक मीठा सा कंपन फैल गया। रोहित का ये स्पर्श उसके रूह को छू गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक धीमी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, एक ऐसा एहसास जो उसे कभी पहले नहीं हुआ था। रोहित ने फिर से उसके कंधे पर एक और चुंबन दिया और धीरे धीरे उसके कान के पास जाकर बहुत धीमी आवाज में बोला, अनिका, क्या तुम आज परफ्यूम से नहाकर आई हो? तुम्हारी खुशबू तो जैसे मेरी सांसों में रच बस गई है। आज तुम्हारे पास आकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हर सेल, हर हार्ट बीट सिर्फ तुम्हें महसूस कर रही है। क्या मिस्टर मारवा, आप कभी भी नहीं सुधर सकते? अनिका ने हल्के गुस्से में आंखें तरेरी, पर उसकी मुस्कान के कोने बता रहे थे कि वो नाराज नहीं, शर्मा रही थी। उसकी नज़रों में एक मीठा उलाहना था और चेहरे पर हल्की गुलाबी रंगत। रोहित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो एक मासूमियत से मुस्कुराया। मैंने क्या किया? अब जो महसूस किया वही कह दिया। सच में तुम्हारे पास से आज कुछ अलग ही खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसी जो दिल के बहुत पास तक पहुंच जाती है। अनिका उसकी इस बात पर हल्का सा मुस्कुराई और एक प्लेफुल सा धक्का दिया। धक्का इतना धीमा था कि जैसे हवा ने छूकर गुजर दिया हो। वो जानती थी कि रोहित को कभी भी जोर से धक्का देने का मतलब होता था उसकी मासूमियत को ठेस पहुंचाना। रोहित ने उस पल को जैसे पकड़ लिया हो, झट से अनिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें बेडशीट की मुलायम सिलवटों में दबा दिया, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज को संभाल ले। वो अनिका के बिल्कुल पास आया, उसकी आंखों में गहराई से झांका और फिर धीमी आवाज में बोला, नहीं अनिका, आज नहीं, आज मुझे तुमसे कोई दूरी नहीं चाहिए। उसकी आवाज में ना कोई जिद थी, ना कोई फोर्स, बस एक सच्चा भावुक आग्रह था। वो उसके करीब आया और उसके कंधे पर एक धीमा लेकिन महसूस करने वाला चुंबन रखा, जिसकी गर्माहट से अनिका का तनमन एक पल को सिहर गया। उसकी सांसें एक पल के लिए अनस्टेडी हो गईं। अनिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। अनिका धीरे धीरे रोहित के सीने से आकर लग गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं,
जैसे उसकी धड़कनों का शोर अब रोहित भी साफ सुन सकता था। रोहित ने भी पूरे अपनापन और मोहब्बत के साथ उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। फिर उसने अपनी हथेली को बहुत ही नरमी से अनिका के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। उसके स्पर्श में एक सुकून था, एक सुरक्षा थी और शायद एक वादा भी कि अब चाहे जिंदगी कितनी भी भागती रहे, वो इन कुछ लम्हों को सिर्फ अनिका के नाम करेगा। काफी लंबे समय बाद दोनों के बीच ये रात एक खूबसूरत नाइट बन गई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक दोनों की जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी थी, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, कि वो खुद के लिए एक दूसरे के लिए स्पेस ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन आज की ये रात कुछ अलग थी। आज सिर्फ रोहित और अनिका एक दूसरे के लिए जी रहे थे। ना कोई फोन कॉल, ना किसी की परवाह, ना समय की कोई रेखा। शायद इसी एहसास को पूरा महसूस कराने के लिए ही रोहित ने तय किया था कि वो इस जगह पर स्टे करेंगे जहां सिर्फ प्रकृति होगी। और वो दोनों। रात गुजर गई और सुबह की हल्की किरणों ने धीरे धीरे टेंट के चारों ओर अपनी रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी। जैसे ही अनिका की आंख खुली, उसने खुद को अकेला पाया। टेंट के अंदर रोहित की जगह खाली थी। कुछ पल के लिए उसका फेस थोड़ा मायूस हो गया। उसने सोचा शायद रोहित अंदर वॉशरूम में होगा। वो उठी, अपने बालों को हल्का सा ठीक किया और फिर वॉशरूम की ओर गई। लेकिन वहां भी रोहित नहीं था। अब उसके मन में हल्की सी बेचैनी उठने लगी। वो टेंट के बाहर आई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक अलौकिक दृश्य उसके सामने था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा उसकी बॉडी को छूती हुई निकल रही थी। पेड़ों पर बैठे पंछी अपने गीत गा रहे थे और थोड़ी दूरी पर बहती नदी की आवाज़ जैसे कोई शांत वॉइस कानों में घुल रही थी। सूरज की सोने की किरणें जब पेड़ों की शाखाओं से छनकर अनिका के चेहरे पर पड़ी तो उसका चेहरा जैसे सचमुच सोने जैसा चमकने लगा। उस सुकून भरे दृश्य ने उसकी सारी हल्की मायूसी को धो डाला। लेकिन रोहित अब भी नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल अब थोड़ा चिंतित होने लगा। कहाँ गए मिस्टर मारवा, उसने मन ही मन कहा। फिर अचानक उसने सोचा, क्यों न टेंट के पीछे जाकर देखा जाए। जैसे ही अनिका ने टेंट के पीछे की ओर कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान ला दी। वहां टेंट के पीछे रोहित एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर पूरी लगन और प्यार से अनिका के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। जब अनिका की नज़र उस सीन पर पड़ी जहां रोहित पूरे मन से उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक भर आई। वो चमक सिर्फ किसी छोटे से जेस्चर की नहीं थी, बल्कि उस गहरे प्रेम की थी जो धीरे धीरे हर छोटी बात में झलकने लगा था। कहीं न कहीं आज उसे रोहित पर एक प्राउड फीलिंग भी हो रही थी कि ये वही आदमी है जो बाहर चाहे जितना भी बिजी हो, लेकिन अपने रिश्ते को पूरा वक्त, पूरा अपनापन देने के लिए हमेशा तैयार है। अनिका धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। बालों को पीछे करते हुए, आंखों में वही सुकून लिए वो बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा। रोहित ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा। एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। उसने अपना काम वहीं रोक दिया और 2 कदम आगे आकर अनिका के फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस किया। फिर आंखों में नज़ाकत लिए बोला, आई होप कल की रात तुम्हारे लिए भी उतनी ही अच्छी रही होगी जितनी मेरे लिए थी। रोहित की ये बात सुनकर अनिका के चेहरे पर भी वही मुस्कान लौट आई जो सिर्फ किसी सच्चे कनेक्शन में उभरती है। वो हंसी और थोड़ा सा शर्मा भी। क्या बात है मिस्टर मारवा, अब फिर से वही शरारतें शुरू करना चाहते हो क्या? फिर थोड़ा रुककर और दिल से कहते हुए बोली, वैसे कल की रात सच में बहुत अच्छी थी। थैंक यू मिस्टर मारवा। अब उसकी आवाज़ में नज़ाकत से ज़्यादा एक गहराई थी। वो समझ चुकी थी कि कुछ लम्हे वाकई अनमोल होते हैं। थोड़ा रुककर वो बोली, लेकिन अब हमें निकलना चाहिए, सुबह हो चुकी है और मुझे लैब में एक इम्पॉर्टेंट केस को लेकर प्रीति से डिस्कस करना है। कुछ ज़रूरी चेकअप भी हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें निकलना होगा। अनिका की बात सुनकर रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट रेडी है, पहले वो कर लेते हैं, फिर निकल पड़ेंगे। फिर दोनों साथ में वो प्यारा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, हल्के हंसी जाग के साथ, बिना किसी जल्दी के, जैसे हर पल को आखिरी की तरह जीना सीख लिया हो। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल पड़े, सीधे मारवा हाउस की ओर। उधर इंपीरियल सिटी के एक कोने में सुबह का वक्त था। लैब की एक शांत लेकिन फोकस्ड सी दुनिया में प्रीति पहले से मौजूद थी। वो पूरी तरह से अपने रूटीन में व्यस्त थी। हर दिन की तरह आज भी उसने सबसे पहले विशु को चेक किया था, उसकी रिपोर्ट्स को अपडेट किया, फिर सौम्या को भी अच्छे से देखा और उसे उसका ब्रेकफास्ट टाइम पर दे दिया। हर काम पूरे ध्यान और स्नेह से कर रही थी, जैसे एक डॉक्टर ही नहीं, एक देखभाल करने वाली बड़ी बहन हो। फिर वो अपने लैपटॉप पे कुछ ज़रूरी फॉर्म भरने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ी थी अनिका। प्रीति की आंखें जैसे एकदम से चमक उठी। वो फौरन अपनी चेयर से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दी, कैसी हैं आप? अनिका ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या बात है प्रीति, इतनी सुबह सुबह ही लैब में घुस गई? मैंने क्या कहा था तुमसे, थोड़ा टाइम खुद के लिए भी स्पेंड किया करो। प्रीति थोड़ी सी झेंपते हुए हंसी और बोली, हाँ जी दी, मैं कर ही रही हूँ। आपने जो कहा था वो सब ध्यान में रख रही हूँ। दी,
मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम वैसे भी सबसे शांत होता है, तो क्यों ना पहले मैं अपना लैब का सारा ज़रूरी काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों पर फोकस करना आसान रहेगा। उसके चेहरे पर एक सच्ची लगन और सादगी झलक रही थी। उसकी आंखों में अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन था वो किसी किताब या डिग्री से नहीं बल्कि उसके दिल से निकल रहा था। अनिका ने प्रीति की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक धीमी लेकिन बेहद स्नेह भरी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान किसी भी इंसान के लिए एक चुपचाप दी जाने वाली वेल डन जैसी होती है। कहीं न कहीं अनिका के मन में एक संतोष की भावना थी कि जिस प्रीति को उसने कभी अपने साथ इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया था, आज वही प्रीति इतनी संजीदगी से, इतनी मैच्योरिटी से अपने प्रोफेशन और अपने फर्ज को निभा रही है। अनिका ने हल्के स्वर में मन ही मन सोचा, मुझे इससे और क्या चाहिए? यही तो उम्मीद थी मुझको प्रीति से, और देखो वो हर उम्मीद से कहीं आगे बढ़ रही है। वो प्रीति की तरफ देखकर बोली, मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ तुम्हारे लिए प्रीति। तुम जिस तरह अपने काम को दिल से निभा रही हो वो देखना बहुत अच्छा लगता है। यही तो असली कमाल है किसी इंसान में। प्रीति थोड़ी भावुक हुई लेकिन चेहरे पर मुस्कान कायम रही। उसने बस इतना ही कहा, थैंक यू दी, ये सब आपसे ही सीखा है। दोनों के बीच एक प्यारा सा सिस्टरली मोमेंट बन चुका था। तभी लैब के मेन दरवाजे से कुछ आवाजें आती हैं। अनिका और प्रीति दोनों एक साथ पीछे मुड़ती हैं। सामने से निखिल और भूमिका अंदर आते दिखते हैं। निखिल के चेहरे पर यूजुअल सीरियसनेस और कामनेस था, जबकि भूमिका हमेशा की तरह चहकती और चुलबुली सी ही लग रही थी। दोनों पास आते हैं और एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग अनिका दी। अनिका ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग निखिल, गुड मॉर्निंग भूमिका। दोनों ने जैसे ही अनिका के चेहरे को देखा, भूमिका की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ खास नोटिस किया हो। वो थोड़ा झुककर अनिका के चेहरे के पास आते हुए मुस्कुराई और हंसते हुए बोली, क्या बात है अनिका, आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है, कहीं कुछ खास तो नहीं? उसके इस चुटीले कमेंट पे पहले तो अनिका थोड़ी अचकचा गई। वो कुछ सेकंड्स तक हैरानी से खड़ी रही, जैसे उसके पास शब्द ही नहीं हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भूमिका प्लीज इन सब बातों को छोड़ो और चलो सब लोग अपने अपने काम में लगो, बहुत कुछ है आज करने को। अनिका धीरे धीरे अपने चारों तरफ नजर घुमाती है। लैब में सब कुछ जैसे अपने आप में शांत होता जा रहा है। प्रीति, निखिल और भूमिका सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन अनिका के मन में पिछले कई दिनों से एक सोच चल रही थी जो अब उसे जोर देने लगी थी। वो थोड़ा गला साफ करती है और फिर प्रीति की तरफ देखकर धीरे और स्पष्ट आवाज में कहती है, प्रीति, मैं काफी टाइम से एक चीज नोट कर रही हूँ। हम पिछले काफी दिनों से सिर्फ लैब के कामों में ही उलझे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर काम पहले जैसा भारी नहीं रहा। हर चीज सेट हो चुकी है और एक सिस्टम बन गया है। प्रीति उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। अनिका अब थोड़ी और गंभीरता से कहती है, इसलिए मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब तुम्हें हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ लैब में कोई ऐसा इमीडिएट वर्क नहीं है जिसके लिए तुम्हारी हर वक्त जरूरत पड़े। हाँ, अगर कुछ जरूरी हुआ तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगी, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि तुम्हें अपने करियर का अगला स्टेप लेना चाहिए। कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहकर काम शुरू करना चाहिए। थोड़ी देर रुककर वो आगे कहती है, और तुम जानते ही हो राजलक्ष्मी की तबीयत इन दिनों कैसी चल रही है। उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और उनका डिपार्टमेंट भी एकदम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम वहां रहोगी तो उनके काम को भी एक हेल्प मिलेगी और तुम्हें भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। अनिका की आवाज में एक परिपक्वता थी जो सिर्फ एक सीनियर नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी। प्रीति ने कुछ देर सोचा, फिर बिना किसी सवाल के अपनी गर्दन हल्के से झुका दी और कहा, ठीक कह रही हैं अनिका दिया। उसके चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, एक विश्वास था, जैसे वो समझ गई हो कि ये उसके लिए सही समय है। अनिका की नजर अब धीरे से भूमिका की तरफ मुड़ी। वो मुस्कुराई और थोड़ी चुटीली लहजे में बोली, भूमिका, मुझे लगता है तुम्हारी लीव भी अब तक कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो अब तुम्हें भी वापस स्पेशल डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेना चाहिए। भूमिका ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे पिछले दिन तुम स्पेशल डिपार्टमेंट में गई थी ना, क्या रहा वहाँ का माहौल? सब ठीक चल रहा है? अनिका का ये क्वेश्चन सुनकर भूमिका की आंखें थोड़ा चमक उठी और वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, तो तुम भी स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही हो क्या? अनिका ने जवाब में मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसका ये छोटा सा यस सुनकर भूमिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाओ, फिर तो अब मजा ही आने वाला है। इस केस में हम दोनों साथ होंगे तो और भी फन आने वाला है, भूमिका ने एकदम चेयरफुल तरीके से कहा। अनिका भी अब उसकी बात पर मुस्कुराई और आगे बढ़कर बोली, हाँ, इस बार मजा तो आएगा ही, क्योंकि इस बार तो दुश्मन की असली हालत हम ही सुधारने वाले हैं, या कहो कि उनकी हालत वर्ष हम ही करने वाले हैं। अनिका की नजर अचानक उस स्मॉल मेटल बॉक्स पर पड़ती है जो वो कई दिनों से लैब के एक साइड शेल्फ पर रखे हुए भूल गई थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीमी होती है और वो धीरे धीरे जाकर वो बॉक्स उठाती है। उसके हाथों में कुछ पुराने DNA सैंपल्स होते हैं जो कुछ समय पहले इंस्पेक्टर अब्बास ने उसे सौंपे थे।
एक बहुत ही सस्पिशियस केस के सिलसिले में। वो थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में चली जाती है, जैसे उसकी आंखों के सामने उस केस की सारी परतें एक एक कर खुलने लगी हों। फिर वो एकदम से मुड़ती हुई और प्रीति की तरफ आते हुए कहती है, प्रीति, एक बात तो मैं तुमसे कहना भूल ही गई थी। कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर अब्बास मेरे पास ये डीएनए सैंपल छोड़कर गए थे, जिन्हें उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव केस से कलेक्ट किया था। अब क्योंकि राजलक्ष्मी अभी हॉस्पिटल में रेस्ट पर है और इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो ये काम थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो धीरे से वो सैंपल्स प्रीति के हाथ में दे देती है और बहुत ही स्नेह से आगे कहती है, इसका पूरा प्रोसेस, सारी रिपोर्ट्स, सब कुछ मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों से चाहिए। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, कोई कंफर्मेशन, कोई क्लैरिफिकेशन, तो तुम सीधा गुलेरिया हाउस जाकर राजलक्ष्मी से मिल सकती हो। वो भले ही रेस्ट पर हैं, लेकिन उनके पास इस केस की बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद तुम्हारे काम आ सकती हैं। प्रीति पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ सिर हिलाती है। उसके हाथों में सैंपल्स अब एक मिशन की तरह लग रहे थे। वो एकदम प्रोफेशनल टोन में कहती है, ओके दी, आई गॉट इट। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कर दूंगी। सबसे मुस्कुराकर बाय कहती है और तेज कदमों से लैब से बाहर निकल जाती है। अब लैब में एक हल्की सी शांति छा जाती है, लेकिन अनिका का ध्यान अब निखिल की ओर जाता है, जो चुपचाप एक कोने में बैठा था। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और नरम लहजे में कहती है, हाँ निखिल, जहाँ तक मैं देख रही हूँ तुम्हारे लिए फिलहाल सारा काम यहीं लैब में है। बाकी सब तो फील्ड या स्पेशल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग और स्किल्स अभी लैब में ज्यादा बेहतर काम आएंगे। अनिका की ये बात सुनकर निखिल थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में एक हल्की मायूसी तैर जाती है, शायद इस बात से कि वो भूमिका से थोड़ा दूर हो जाएगा। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, पर अनिका उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेती है। वो मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अरे पगले, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम्हें भूमिका से अलग थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि भूमिका भी अब स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रही है। और ये केस इतना सादा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। इसमें मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ने वाली है। अनिका की बातों में वो गंभीरता थी जो एक टीम लीडर की होती है। उसकी आंखों में भरोसा था, लेकिन साथ ही साथ हर एक इंसान की क्षमता को वो संतुलित करने की कोशिश भी कर रही थी। वो अब निखिल की तरफ 2 कदम आगे बढ़ते हुए थोड़ा और स्पष्ट स्वर में कहती है, इसलिए निखिल, फिलहाल तुम्हारा बेस यहाँ लैब ही रहेगा। यहाँ पर ढेर सारे सैंपल्स, रिपोर्ट्स और टेस्ट की जिम्मेदारी है, जो सिर्फ एक भरोसेमंद इंसान ही अच्छे से संभाल सकता है। और मैं जानती हूँ उस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। थोड़ा रुककर वो और आगे कहती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम हमारी स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम का हिस्सा नहीं हो। जब जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, तुम्हें हमारे साथ फील्ड पर या डिपार्टमेंट में आना ही होगा। तुम भी इस मिशन के उतने ही हिस्सेदार हो जितना बाकी सब। निखिल, जो अब तक थोड़ा सा मायूस और चुप था, उसके चेहरे पर जैसे अचानक किसी उम्मीद की किरण चमकी हो। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं बल्कि तसल्ली की थी, क्योंकि जैसे ही अनिका ने उसे ये कहा था कि तुम्हारा काम यहाँ लैब में रहेगा, उसका दिल कहीं अंदर से टूट सा गया था। वो समझ बैठा था कि अब वो भूमिका से दूर हो जाएगा, उस केस से भी और उससे भी। और निखिल ऐसा नहीं चाहता था। उसने हमेशा से भूमिका के साथ एक टीम की तरह काम किया था, और अब जबकि ये केस इतना बड़ा और रहस्यमयी बन चुका था, वो उससे पीछे हटना नहीं चाहता था। पर अनिका की बातों में छिपा ये भरोसा उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल ले आया। वो धीमे से सिर हिलाकर कहता है, थैंक यू दी, आप पर भरोसा था कि आप मेरी बात समझेंगी। मैं अपना काम पूरे मन और ईमानदारी से करूंगा, और अब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर रहूंगा। अनिका भी मुस्कुराती है। उसे अपने फैसले पर अब पूरा यकीन था। इतना ही नहीं, इस पल में अनिका ने एक और चीज महसूस की। हर इंसान सिर्फ एक डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ा होता, बल्कि अपने जज्बे, लगन और नीयत से किसी भी मिशन का हिस्सा बनता है। अब अनिका भूमिका की ओर देखती है, जो निखिल की बातें सुनकर कहीं न कहीं भावुक हो गई थी। भूमिका ने आगे बढ़कर निखिल के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, चलो अब मजा आएगा। तुम लैब से काम संभालोगे और मैं फील्ड से, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम मिलकर ऐसा तहलका मचाएंगे कि इस बार दुश्मन की नीयत हिल जाएगी। निखिल हल्का हंसता है और फिर दोनों ही भूमिका और निखिल अनिका की तरफ पलटते हैं। तीनों के चेहरे पर अलग अलग जज्बात थे, लेकिन सबके दिलों में एक बात कॉमन थी, अब कोई भी पीछे नहीं हटेगा। यह मिशन अब सिर्फ प्रोफेशन का नहीं, बल्कि अपने लोगों को, अपने सच को बचाने का सवाल बन चुका है। फिर धीरे धीरे भूमिका की ओर निखिल एक साथ लैब के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जाते जाते वे एक बार पलटकर अनिका को मुस्कुराकर बाय कहते हैं।